ओके। तो हम लोगों को बात करनी है आज इस फैमिली डिस्क्रिप्शंस के बारे में। अगर आप लोगों ने मॉर्फोलॉजी को रिवाइज कर लिया हो तो यहाँ मॉर्फोलॉजी के रिवीजन के बाद जो है अगर आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी आज बात कर सकते हैं जिसका नाम है फैमिली एंड फैमिली डिस्क्रिप्शन बेसिकली। ओके, तो फैमिली डिस्क्रिप्शन में हम लोग को सबसे पहले बात करनी है उस पर्टिकुलर टॉपिक की। बहुत इजी एक फैमिली है जिसका नाम है ब्रेसिकेसी। लेकिन इस ब्रेसिकेसी फैमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपके बेसिकली क्या होगा कि जो डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं किसी भी फैमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके डिस्टिंग्विश फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है। किसके बारे में? डिस्टिंग्विश फीचर, मतलब उस पर्टिकुलर फीचर्स को आप देख करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमारा फैमिली में क्या क्या फीचर्स होंगे और या हमें उस फैमिली को कैसे लर्न करना है। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि जो फैमिली को लर्न करने वो दो डिफरेंट तरीके से आप लर्न कर सकते हो। पहला एक वो जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला। एक बात कर रहा हूं, इन जनरल बात कर रहा हूं, या तो आपको पता होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूले, और या फिर आपको पता होना चाहिए फैमिली का फ्लोरल डायग्राम। अगर ये फ्लोरल डायग्राम अगर आपको पता है तो उस फ्लोरल डायग्राम की हेल्प से आप उस फ्लोरल डायग्राम की हेल्प से क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर प्लांट को और उस पर्टिकुलर फैमिली को आप क्या कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। इन दोनों की हेल्प से आप पूरी फैमिली को लर्न कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके पिक्चर्स को याद रख पाते हैं या फ्लोरल फॉर्मूले को याद रख पाते हैं। और सबसे पहले इस पर्टिकुलर फैमिली डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आपके यहाँ एनसीईआरटी की बात करें तो आपके यहाँ जस्ट ओनली द 4 फैमिलीज डिस्क्राइब हैं। पहला जिसको बोलते हैं ब्रेसिकेसी, दूसरा है पैप्लियोनेसी, सोलोनेसी और लिलिएसी। इनके अलावा भी कुछ फैमिलीज हैं जो आपको याद रखना चाहिए, वो है कुकुरबिटेसी, एस्ट्रेसी, पोएसी ऑल्सो। तो यहाँ बात हो रही है फ्लोरल फॉर्मूले के डिफरेंस में। अगर किसी पर्टिकुलर प्लांट में, क्योंकि आपके यहाँ जो प्लांट है वो 2 टाइप के हैं, एक वो जिसको बोलते हैं डाइकॉट प्लांट, एक है वो जो डाइकॉट है और एक वो जो मोनोकॉट है। एक है वो जो डाइकॉट है और एक वो जो मोनोकॉट है। तो जो डाइकॉट प्लांट है उन डाइकॉट प्लांट के अंदर जनरली क्या लिखा होगा, KCAG लिखा होगा। अगर ये कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम लिखा है इसका मतलब वो डाइकॉट फैमिली है। और ये डाइकॉट फैमिली आपके सिलेबस में मेनली यहाँ पे 3 फैमिली का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, या तो वो ब्रेसिकेसी हो सकती है, या वो पैप्लियोनेसी हो सकती है ना, और या फिर वो सोलोनेसी हो सकती है। ये 3 फैमिली हैं जिनके बारे में आपको इस KCAG के रेफरेंस में याद रखना है कि एग्जैक्टली KCAG होगा क्या। लेकिन अगर ये मोनोकॉट फैमिली है तो इस मोनोकॉट फैमिली के अंदर आपको यहाँ पे 2 फैमिली याद रखनी है। पहली वो जिसको आप बोलते हो लिलिएसी। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पे केवल आपको लिलिएसी याद रखनी है, ठीक। अदरवाइज यहाँ पे एक और फैमिली है जो आपको याद होनी चाहिए, वो है पोएसी। ये 2 फैमिली ऐसी हैं जिनको यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा KCAG, इसका मतलब कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। लेकिन यहाँ पे अगर मोनोकॉट है तो यहाँ लगा होगा बैग, दैट इज पेरियंथ, एंड्रोशियम और गायनोशियम। अब ये जो बेसिकली कुछ फैमिली ऐसी होती है जिनको आप कैलेक्स के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो, लेकिन कुछ फैमिली ऐसी हैं जिनको आप करोला के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो। कैसे होंगी, क्या होंगी, वो आगे मैंने बात कर दी। यहाँ पे आपको बात केवल यह याद रखनी कि या तो आप इस फ्लोरल फॉर्मूला की बेसिस पे फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस ब्रेसिकेसी फैमिली को एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे करोला की बात करें तो यहाँ पे लिखा होगा KCAG, ये 4 मान लो ऐसे फॉर्मूले लिखे हैं। तो यहाँ पे अगर KCAG में C के आगे C4X लिख दिया, C4X इसका मतलब है वहां पे पेटल्स के नंबर 4 है, वो क्रूसीफेरस टाइप ऑफ करोला है। क्रूसीफेरस टाइप ऑफ करोला जो मैंने मॉर्फोलॉजी में आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा होगा, A 2+4 भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 2+4। इन दोनों बेसिकली कैरेक्टर की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प से आप इस फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रेसिकेसी फैमिली। क्या बोल सकते हैं? ब्रेसिकेसी फैमिली को याद रख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, संजय गुड इवनिंग बेटा, अरसलान गुड इवनिंग,
तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो फैमिली डिस्क्रिप्शन है, इन फैमिली डिस्क्रिप्शन को याद करने के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। पहला तो ये मैंने बोला कि फ्लावर फॉर्मूले याद होने चाहिए और या फिर ये फ्लोरल डायग्राम पता होना चाहिए। तो फ्लोरल डायग्राम तो आपको तभी पता होगा जब आप पूरी फैमिली प्रॉपर्ली पढ़ लोगे, लेकिन अगर ये फ्लोरल फॉर्मूला भी आपको याद हो गया तो आपका काम बन गया। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया KC4X A2+4+G, मुझे नहीं पता कैलेक्स कितने होंगे, गायनेशियम कितने होंगे, मतलब कार्बन कितने होंगे, लेकिन ये बात मुझे याद है कि C4X मतलब क्रूसिफेरस टाइप ऑफ करोला है, क्रॉसवाइज प्लेस्ड होते हैं, और A2+4 कंडीशन टेट्राडायनेमस एंड्रोशियम होता है। स्टेमेन टेट्राडायनेमस है, क्या है कैसे है ये ऑलरेडी हम लोग सब बात कर चुके हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर फैमिली की, सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे ये फैमिली है जिसका नाम है ब्रेसिकेसी, इसका ओल्ड नेम है, इसको बोलते हैं क्रूसीफेरी। इसका जो ओल्ड नेम है इसको हम लोग बोलते हैं क्रूसीफेरी। तो ये जो क्रूसीफेरी फैमिली है इसके कुछ डिस्टिंग्विश फीचर्स है कि इन फीचर्स को याद रख के आप इस फैमिली को डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ पे पहला बात है कि क्रूसीफेरस पेटल्स होंगे। क्रूसीफेरस फॉर्म ऑफ पेटल्स का मतलब पता है कि यहाँ पे जो पेटल्स होंगे वो क्रॉस वाइज प्लेस्ड होंगे और ये लिम्ब और क्लॉ में डिफरेंशिएट होगा। दिस इज द क्लॉ एंड दिस इज द लिम्ब। ये लिम्ब और क्लॉ में डिफरेंशिएट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं C4X, दैट इज क्रूसीफेरस फॉर्म। एंड C4X का मतलब क्रॉस वाइज प्लेस्ड होगा, इसलिए इसको लिख दिया C4X। ये सबसे मेन फीचर्स है इस ब्रेसिकेसी फैमिली का। दूसरा फीचर है टेट्राडायनेमस कंडीशन, जिसको A2+4 से प्रेजेंट किया, मतलब वो प्लांट जिनके अंदर C4X होगा, टेट्राडायनेमस कंडीशन होगी, जिसको A2+4 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये A2+4 का मतलब हो गया टेट्राडायनेमस, जिसमें 4 बड़े अंदर और 2 छोटे बाहर होंगे। ये आपका हो गया 4 बड़े अंदर और 2 छोटे बाहर, ये हो गया 4 बड़े अंदर और ये 2 छोटे बाहर। ओके, तो ये हो गया आपका टेट्राडायनेमस कंडीशन। जो जिस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर होगा वो सब ब्रेसिकेसी फैमिली के फीचर्स होंगे। तीसरा है कि यहाँ पे ओवरी सुपीरियर होगी, सिनकार्पस होगी, बायकार्पुलर होगी, बाइलोकुलर, ये वर्ड याद रखिएगा, बाइलोकुलर, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टा। अगर आप यहाँ टीएस ऑफ गायनोशियम देखेंगे तो यहाँ पे टीएस ऑफ गायनोशियम में ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा। जब इनिशियली ये ऐसा दिखाई देगा तो ये तो बात होगी बायकार्पुलर सिनकार्पस, तो बायकार्पुलर सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, ये तो यहां दिखाई दे गया। लेकिन ये कैरेक्टर तो आपका सोलोरेसी में भी मिलता है। ये G2 ब्रैकेट में और अंडरलाइन नीचे की तरफ है, सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोगाइनस ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो कैरेक्टर सोलोरेसी में भी होगा। तो डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये कैरेक्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये टीएस ऑफ गायनोशियम जो दिखाई दे रही है, इनिशियली यूनिसेलुलर होती है, लेकिन जब इनके अंदर फॉल्स सेप्टा बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा, यहाँ पे फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। जब ये सही फॉल्स सेप्टा बनेगा, जिसको बोलते हैं रेपलम, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं रेपलम, और उसी की वजह से ये कैसा हो जाएगा? ओवरी बाइलोकुलर हो जाएगी। ये हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश फीचर है। इस डिस्टिंग्विश फीचर से ही आप पर्टिकुलर फैमिली को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ पे पूरे प्लांट के अंदर, चाहे वो सरसों हो, राई हो, मूली हो, ठीक, इन मैक्सिमम प्लांट के अंदर जो होता है यहाँ पे डिफरेंट स्पेसिफिक पंजेंट स्मेल होती है, और वो स्मेल होती है उनके अंदर प्रेजेंट होने वाला सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड की वजह से। तो ये जो सल्फर कंटेनिंग यहाँ पे कंपाउंड होता है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का नाम है, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का नाम है ग्लूकोसाइड्स। क्या बोलते हैं इसे? ग्लूकोसाइड। और ये ग्लूकोसाइड बेसिकली सिनेग्रिन माइरोसिन ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो सिनेग्रिन माइरोसिन ग्लैंड्स होती हैं, ये सिनेग्रिन माइरोसिन ग्लैंड हमारी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। कहाँ? ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है पूरे प्लांट के अंदर, बीच में भी इन लीफ, बीच में भी इन स्टेम। तो वहां पे जो प्रेजेंट होगी, तो ये बेसिकली इनके अंदर जो पंजेंट स्मेल होगी वो प्रेजेंट होगी ग्लूकोसाइड की वजह से, जो सल्फर कंटेनिंग स्मेल। कभी आपने सरसों का तेल स्मेल किया होगा तो वहां पे एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, तो वो स्मेल किस वजह से होती है? वो स्मेल जो तीखी स्मेल है वो इस ग्लूकोसाइड्स की वजह से होती है, जो सल्फर कंटेनिंग है, और इसकी वजह से इस पर्टिकुलर मस्टर्ड ऑयल की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं इस पर्टिकुलर ग्लूकोसाइड की वजह से। ये तो हमारे हो गए इस डिस्टिंग्विश फीचर्स की बात। जो ब्रेसिकेसी फैमिली में हमारे डिस्टिंग्विश फीचर्स हैं वो कितने होंगे, वो कैसे होंगे, यहां तक तो आपकी बात समझ में आ गई। अब हम लोगों को बात करनी है, मैंने बोला कि हमें फैमिली रटनी नहीं है, हमें फैमिली में याद रखना है फ्लोरल फॉर्मूला या उसका फ्लोरल डायग्राम। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी पर्टिकुलर फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनको ये तो पता हो कि ग्रो कहां करते हैं।
ये होते कैसे हैं? ये बाइनियल है, पेरिनियल है, एनुअल है, कैसा होता है? छोटा होता है, पेड़ की तरह होता है, झाड़ की तरह होता कैसा है? तो इसके लिए हमको 3 मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। रूट स्टेम लीफ के अलावा भी हमें यहाँ पॉइंट याद रखना है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम लोग बोले मोस्टली प्लांट्स आर हर्बेशियस एनुअल। ये जो मोस्टली प्लांट है, ये मोस्टली प्लांट कैसे हैं? हर्बेशियस हैं, एनुअल हैं, एक सीजन में इनके अंदर एक सीजन, मतलब इनकी लाइफ साइकिल एक सीजन की होती है। वो एक सीजन 1 महीने का भी हो सकता है और वो 1 साल का भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज की ये मोस्टली प्लांट आर हर्बेशियस, ज्यादातर ये हर्बेशियस होते हैं कि बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती और श्रब्स झाड़ियों की तरह नहीं होते, ट्री नहीं होते, मोस्टली हर्बेशियस प्लांट होते हैं। ओके, दूसरी चीज यहाँ पे जो हैबिटेट है, यहाँ पे ये जो एशिया है बेसिकली आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल जोन के अंदर, ट्रॉपिकल जोन के अंदर ये ज्यादातर जो प्लांट है वो सरसों वगैरह के प्लांट हमारे नॉर्मली ग्रो करते हैं। ओके, ये जितने फीचर्स की हम लोग बात करें, सारी बात हम लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। बहुत फास्टली इसको हम लोग रिवाइज करेंगे और टारगेट बना के चलेंगे कि अगर आज मेरा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया मिनिमम एटलीस्ट 3 फैमिलीज का, तो अगले टर्म पे मैं फिर फर्दर 2 फैमिलीज को कंसिडर करके और उसके आगे बारे में बात करेंगे नेक्स्ट शोज में। लेकिन आज तो फिलहाल बात कर लें, तो ये जो रूट है, यहाँ पे रूट के बारे में बात करें तो टैप रूट सिस्टम मेन डेवलप होगा क्योंकि डाइकोट प्लांट है। और इस डाइकोट प्लांट की बात करें तो आपको याद होगा फ्यूजिफॉर्म रूट और नेपिफॉर्म रूट। फ्यूजिफॉर्म रूट और नेपिफॉर्म रूट, दीज आर मॉडिफाइड टैप रूट जो मूली और सलजम के अंदर देखने को मिलते हैं। हम लोगों ने वहां डिस्कस किया था मॉर्फोलॉजी, तो यहां भी आपको पढ़ना नहीं है, बस याद रखना है कि इन केस of the Brassicaceae family taproot system is developed and by fusiform root होती है Rhamnus sativus मूली में और नेपिफॉर्म होती है सलजम के अंदर। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था कुछ इस तरीके के, अगर हमारी ये मूली का स्ट्रक्चर है, इस मूली के अंदर जो रूट्स होती हैं वो बेसिकली कैसी होती हैं? वो हमारी रूट्स होती हैं फ्यूजिफॉर्म, और वो फ्यूजिफॉर्म रूट के अंदर कुछ इस तरीके से हमारी लीफ प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं रेडिकल लीफ। कैसे होती है? दैट इज कॉल्ड द रेडिकल लीफ। और ये है हमारा सलजम। तो ये जो सलजम है इनके अंदर भी ये कुछ ऐसे लीफ होती हैं, है ना, और ये कुछ इस तरीके के फूड मटेरियल स्टोरेज की वजह से ये रूट्स बनती हैं जो है टैप रूट के मॉडिफिकेशन। तो ये तो बात हुई टैप रूट और रूट सिस्टम के बारे में। दूसरी बात है स्टेम के रेफरेंस में, तो ये जो स्टेम होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं, वुडी नहीं होते, इसलिए बोलते हैं हर्बेशियस। जब भी स्टेम हरा होगा, ग्रीन होगा, उसको बोलेंगे हर्बेशियस। लेकिन अगर वो स्टेम वुडी हो जाए, लकड़ी बनने लगे, तो उसको बोलते हैं लिग्नोशियस। तो यहाँ स्टेम कैसा? हर्बेशियस है, सिलिंड्रिकल है, इरेक्ट है और स्मूथ सरफेस है। कोई इसके ऊपर रफ सरफेस नहीं है, कोई इसके ऊपर स्टील वगैरह स्टीलेट हेयर्स नहीं है बेसिकली इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या है? हर्बेशियस सिलिंड्रिकल विद स्मूथ सरफेस है। यहाँ पे लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक गोभी होती है, इसको बोलते हैं नॉन खोल। एक गोभी होती है, इसको बोलते हैं गांठ गोभी। एक आपने सुना फूल गोभी, एक सुना बंद गोभी, एक होता है गांठ गोभी। उस गांठ गोभी का नाम है ब्रेस्का ओलेरिशिया कोलरापा वैरायटी गोंगलेटिस। यहाँ पे क्या होता है? उसके अंदर कॉर्न खाते हैं। ये जो आप देख रहे हो ऐसे कुछ यहाँ पे एक गोभी होगा और ये गोभी का जो शेप होगा वो बेसिकली कुछ ऐसे ही होगा, जैसे आपका ये होता है ना सलजम, वैसे ही हमारी गोभी होती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये गोभी इसके बेसिकली सॉइल सरफेस के ऊपर की तरफ होती है। ये गोभी ऐसे होगी, गांठ गोभी, और इसमें भी कुछ ऐसे ही लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ये है ना, ये हमारी गांठ गोभी सॉइल सरफेस के ऐसे ऊपर होगी। तो इसमें खाते क्या है? इसमें कॉर्न खाते हैं। ये बात याद रखने वाली है। इसमें क्या खाते हैं? कॉर्न खाते हैं। दैट इज एडिबल पार्ट इज कॉर्न। इसका नाम क्या है? ये है हमारा नॉल खोल, इसको बोलते हैं नॉल खोल। तो ये नॉल खोल है बेसिकली। तो यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना संजय, अरसलाम, तो यहाँ पे हम लोग बात हुई कि नॉलखोल जो होती है इसको बोलते हैं एडिबल कॉर्म है यहाँ पे, जिसका नाम है ब्रेस्का ओलेरिशिया कोलोरापा और वेराइटीज होगी गोंगलेटिस। तो ब्रेस्का ओलेरिशिया की जो स्पीसीज है गोंगलेटिस उसको बोलते हैं नॉलखोल, गांठ गोभी बोलते हैं। तो यहाँ क्या खाते हैं? कॉर्न खाते हैं। अब बात करते हैं लीफ। ये बात याद रखिएगा कि लीफ में स्टेम में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कॉमन वर्ड होते हैं जिनको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं कि लीफ कैसी है? सिंपल है, ऑल्टरनेट एस्टिवेशन इनके अंदर। यहाँ पे लीफ होती है कॉलाइन रेमल। यहाँ पे लीफ कैसी होती है? कॉलाइन रेमल लीफ होती है। तो यहाँ पे जो लीफ होंगी वो कॉलाइन होंगी और कैलाइन का मतलब ये आपको पता है, लीफ जो स्टेम बॉर्न होती है इसको बोलते हैं कॉलाइन लीफ। वेरी लाइरेट मार्जिन्स विद माइरोसिन ग्लैंड्स। यहाँ पे क्या होता है? कोई भी आप लीफ देखो, चाहे मूली की देखो, सलजम की देखो, यहाँ पे जो लीफ होती है वो लाइरेट वेवी मार्जिन्स होते हैं। इनको बोलते हैं लाइरेट वेवी मार्जिन्स, ऐसे ना, इसलिए लाइरेट वेवी मार्जिन्स, ये लाइरेट वेवी मार्जिन है।
तो ये जो कटिपिडी लीफ होती है, ये लार्जेस्ट बेबी मार्जिन्स जो होते हैं वो केवल और केवल सरसों की फैमिली में मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर यहाँ पे लीफ के रेफरेंस में। दूसरी एक चीज की जो मूली होती है, गाजर होती है, इनके अंदर मोस्टली कैसे होती है, रेडिकल लीफ होती है। रूट बॉर्न लीफ को रेडिकल लीफ बोलते हैं। ये क्या है, रेडिकल लीफ, रेडिश में इसको बोलते हैं रूट बॉर्न लीफ, इनको हम लोग बोलते हैं रूट बॉर्न लीफ। तो ये जो रूट बॉर्न लीफ है इसको बोलते हैं रेडिकल लीफ। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो कैबेज होता है उस कैबेज के अंदर हम लोग लीफ खाते हैं, ओवर क्राउडेड लीफ होती है, लार्जेस्ट वेजिटेटिव बर्ड का एग्जांपल है। कौन सा, पत्ता गोभी जिसे आप बोलते हैं, कैबेज जिसे आप बोलते हैं। कैबेज के अंदर लार्जेस्ट वेजिटेटिव बर्ड होती है, उसको हम लोग खाते हैं यहाँ पे लार्जेस्ट वेजिटेटिव बर्ड के फॉर्म में कैबेज को, जिसका नाम है ब्रेसिका ओलरिशिया कैपिटाटा। तो खाने में तीनों गोभियां खाते हैं। फूल गोभी खाते हैं इन्फ्लोरेसेंस, जिसका नाम है ब्रेसिका ओलरिशिया कोलोरापा। अगर वो वैरायटी हो जाएगी गोंगलिटिस तो उसको बोल देते हैं गांठ गोभी, वो भी खाते क्या है, कॉर्न। और यहाँ पे जो खाते हैं कैबेज के अंदर जो खाते हैं वो लार्जेस्ट वेजिटेटिव बर्ड खाते हैं, इसलिए लिखा है वेजिटेटिव बर्ड इन कैबेज दैट इज ब्रेसिका ओलरिशिया कैपिटाटा। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये हर पर्टिकुलर किसी भी फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे तो 2 पॉइंट याद रखेंगे। पहला उसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है ना, यहाँ पे आपने डिस्टिंग्विशिंग फीचर देखे। फिर आगे आएगा कि स्निग्रिन माइरोसिन ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर पंजेंट सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोसाइड। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर फ्लावर की। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो ये आपके लायरेट वेवी मार्जिन दिखाई दे रहे हैं। ये कैसा है, लायरेट वेवी मार्जिन। ये लायरेट वेवी मार्जिन इस लीफ के अंदर दिखाई दे रहे हैं, है ना। और ये कैसा है, यहाँ पे एक लीफ इधर फिर दूसरी लीफ इधर, इसको बोल सकते हैं ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी कैसी होगी, ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है, ये भी बात क्लियर होगी। यहाँ पे क्या होती है, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। ठीक है बच्चा, ये बात भी क्लियर है। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी देखने को मिलती है। यस असलान संजय, ओके। दूसरी चीज की यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें इस लार्जेस्ट बेबी मार्जिन के अलावा, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो फ्लावर की एक्सिस है, ये फ्लावर एक्सिस है, इसके ऊपर ये फ्लावर्स प्रेजेंट है। अब इन फ्लावर के बारे में बात करना, और ये क्या है, इनके फ्रूट्स। तो ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर में अगर आप गौर से देखें तो इस फ्लावर का कलर आपको दिखाई दे रहा है येलो, और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वही सीज, कैबलेक्स, पेडुला, एंड्रोशियम और गैनिशियम। लेकिन उससे पहले हम लोग एक डिस्क्राइब करते हैं, इस फ्लावर को डिस्क्राइब करते हैं कि इस फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, फ्लावर में ब्रैक्ट है या नहीं है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें इस फ्लावर डिस्क्रिप्शन की। उससे पहले एक और पॉइंट आ गया जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। दिमाग से स्लिप करके इनफ्लोरेसेंस, ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है यहाँ पे, अगर आपको इन्फ्लोरेसेंस याद हो तो मैंने बोला था कि इन्फ्लोरेसेंस इज ऑलवेज इन ब्रेसिकेसी फैमिली। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है कि ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर रेसिमोस रेसिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है। कैसा होता है, रेसिमोस रेसिन टाइप। ये रेसिमोस रेसिन टाइप की अगर बात करें तो यहाँ पे ये हमारे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, और इस इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर ऐसे ग्रो करते हैं। ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस क्या हो रही है, ग्रो करती जा रही है। ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस हमारी ऐसे बढ़ती जाएगी, और अल्टीमेटली फ्लावर, ये पहले फ्लावर है फिर बढ़ गई, ये दूसरा फ्लावर है फिर इंक्रीज कर दी। ऐसे हमारे इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ होती है जो इनडिटर्मिनेट होती है। अगर यहाँ के फ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस की ग्रोथ इनडिटर्मिनेट हो जाए, फ्लावर पेडिसलेट हो जाए, एक्रोपिडल मैनर में अरेंज हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, यहाँ रेसिमोस रेसिंग टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होगा, रेसिमोस रेसिंग टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनके अंदर कोरियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। एग्जांपल है आइब्रिस एमारा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक जगह आपको पढ़ाया था कि अगर ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस शॉर्ट हो जाए और वहां पे अनइक्वल पेडिसल लेंथ के फ्लावर प्रेजेंट हो और सारे के सारे फ्लावर एक लेवल पे हो, तो इसको बोलते हैं कोरियम इन्फ्लोरेसेंस। तो याद रखेंगे कोरियम होता है हाइब्रिस एमारा में, और मोस्टली रेसिमोस रेसिन टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपको इसलिए याद होनी चाहिए क्योंकि आप पढ़ चुके हैं क्या, मॉर्फोलॉजी, इसलिए ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये टर्मिनोलॉजी है क्या।
अब आगे बात करते हैं कि ये जो हमारी टर्मिनोलॉजी है, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में आगे बात करें तो यहाँ पे फ्लावर डिस्क्रिप्शन की बात करें। किसी भी फ्लावर को आप डिस्क्राइब करते हो तो सबसे पहले ये देखते हैं फ्लावर में पेडिसल है कि नहीं, इसको बोलते हैं फ्लावर एक्सिस। और ये फ्लावर एक्सिस है मतलब पेडिसल है तो पेडिसलेट फ्लावर होगा। अगर पेडिसल है तो फ्लावर कैसा होगा, पेडिसलेट। और ये पेडिसलेट होगा तो यहाँ पे सबसे दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंस है इसकी सिमेट्री को लेकर के। किस चीज को लेकर के, सिमेट्री को लेकर के। और अगर यहाँ पे सिमेट्री की बात करें तो यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री देखने को मिलती है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर रेडियस से उस फ्लावर को कट करेंगे स्पेसिफिक प्लेन के किसी भी पर्टिकुलर प्लेन में तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड कर जाएगा और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हमारी फ्लावर डिस्क्रिप्शन में लिखना पड़ता है, पहले पेडिसल होंगे या नहीं, ब्रैक्ट होंगे या नहीं, या एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक। तो जाइगोमॉर्फिक यहाँ कंडीशन नहीं मिलती लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक यहाँ कंडीशन मिलती है। दूसरा वर्ड लिखा है टेट्रामेरस। ये वर्ड याद रखेंगे, टेट्रामेरस, बाइमेरस, पेंटामेरस, ट्राइमेरस। जब पर्टिकुलर किसी भी फ्लावर के अंदर, फिर एक बार लिखूंगा केसीएजी, अगर इस फ्लावर के अंदर यहां पे मेरा कुछ ऐसे लिखा हो तो ये 2 के मल्टीपल में या 4 के मल्टीपल में देखने को मिलते हैं। ये 2 के या 4 के मल्टीपल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप बोलते हैं बाइमेरस और टेट्रामेरस इन कंडीशन। 4 के मल्टीपल में या 2 के मल्टीपल्स में देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं बाइमेरस और टेट्रामेरस इन कंडीशन। रेगुलर है क्योंकि यहाँ पे केसीएजी एक सीक्वेंस में मिलेंगे, कंप्लीट है क्योंकि कैलेक्स भी होगा, करोला भी होगा, एंड्रोशियम भी होगा, गैनोशियम भी होगा। तो इसका मतलब है कंप्लीट, मतलब कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम होगा तो कंप्लीट। पहले कैलेक्स, फिर करोला, फिर एंड्रोशियम और फिर गैनोशियम होगा, इसलिए रेगुलर। ओके। ओवरी हाइपोगाइनस इन नेचर, अगर आपको याद होगा तो मैंने वहां पे बोला था ओवरी हाइपोगाइनस इन नेचर है। इसका मतलब है कि हमारी ओवरी जो है, जो गैनोशियम है बेसिकली, जो स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी में डिफरेंशिएट होती है, यहां पे अगर ओवरी की बात करें तो ये हमारा स्टाइल स्टिग्मा और ये ओवरी है। और इस स्टिग्मा और ओवरी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो स्टाइल स्टिग्मा ओवरी है, इसके नीचे से अगर यहाँ पे हमारा कैलेक्स हो, यहाँ पे करोला हो और यहीं से क्या निकल जाए, एंड्रोशियम, तो ओवरी के नीचे से सब कुछ निकल रहा है। हाइपोगाइनस का मतलब, हाइपो का मतलब नीचे, और गाइनस का मतलब गैनोशियम, तो गैनोशियम के सब कुछ नीचे से निकल रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगाइनस। ओवरी कहां हो गई, ऊपर, इसलिए बोलते हैं सुपीरियर होगी। ओके, इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं, बार बार आपको बोला है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक, अगर केवल हम इसकी बात करें, जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है इसकी बात करें तो यहाँ पे केवल इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ओवरी हाइपोगाइनस इन नेचर। यहां तक मेरी बात क्लियर हो गई। तो यहां तक जो बातें चली ये तो आपको कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, टर्म्स याद होना चाहिए, चाहे वो रूट का हो, चाहे वो स्टेम का हो, चाहे वो लीफ का हो। अब बात करनी है इसकी पर्टिकुलर फ्लावर में। मैंने पहले बोला कि जब भी आप डायकॉट फैमिली को पढ़ेंगे तो आपको याद रखना है केसीएजी। सबसे पहले किसका नंबर आया, इस पर्टिकुलर कैलेक्स का, क्योंकि जो कैलेक्स है वो आउटरमोस्ट वर्ड होता है, ग्रीन कलर का होता है, सेप्लॉइड इन नेचर होता है और वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में और सबको वर्ग को सपोर्ट भी देता है। आउटर मोस्ट वर्ग है। ये कैलेक्स के नंबर कितने हैं, कैलेक्स में क्या है, यूनिट को, इस कैलेक्स की यूनिट को क्या बोलते हैं, इसकी यूनिट को बोलते हैं सेपल। तो यहां पे अगर हम लोग एक्सप्लेन करें इसको या इसको एक्सप्लेन करें तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ सेपल, नंबर ऑफ सेपल इज 4। ये नंबर ऑफ सेपल 4 है। पॉलीसेपलस है क्योंकि सेपलस का मतलब है ये अगर ब्रैकेट में नहीं है, अगर यहां पे लिखा है K4 इसका मतलब ब्रैकेट नहीं लगा, जब ब्रैकेट नहीं लगता तो ये कंडीशन हो जाती है फ्री। यहां सेपल्स कैसे हैं, फ्री, फ्री सेपल, इसलिए इस कंडीशन क्या लिखा गया है, पॉलीसेपलस। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, अगर ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और 4 है तो यहां पे जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है उसके अंदर 2 अंदर 2 बाहर की तरफ है, यहाँ पे 4 ही है इसलिए 2 अंदर 2 बाहर होंगे। अदरवाइज अगर 5 होते तो 3-1-1 टाइप यहाँ एस्टिवेशन कंसीडर करते हैं जो इम्ब्रिकेट टाइप का होता है। मेरी बात क्लियर हुई ना कि ये हमारा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, कैलेक्स है जिनके नंबर है K4 मतलब 4 सेपल्स, पॉलीसेपलस, इसके कोई ब्रैकेट नहीं लगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बात हो रही है कोरोला की, और यहाँ पे जो बात है इस कोरोला की, जो क्रूसीफेरस टाइप ऑफ कोरोला है, ये याद रखने वाली बात है कि जब भी हमारा ब्रेसिकेसी फैमिली होगी तो वहां पे हम लोग लिखते हैं C4X, और इस X का मतलब है क्रॉस वाइज प्लेस। जितने भी पेटल्स होंगे, दीज आर द 4, नंबर ऑफ पेटल कितने हो गए, 4। ये नंबर ऑफ पेटल कैसे हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो क्या हो गया, पॉलीपेटलस। और यहाँ पे ये जो बात हो रही है वो कुछ ऐसे हो रही है कि ये हमारा पेटल्स का
एक ये हमारे पेटल्स हैं जो लिम्ब और क्लॉ में डिफरेंशिएटेड है, जो ये लिम्ब और क्लॉ में डिफरेंशिएटेड है, ये क्या है, दैट इज ए लिम्ब एंड दिस इज ए क्लॉ। ये लिम्ब और क्लॉ में डिफरेंशिएटेड है। जब ये लिम्ब और क्लॉ में डिफरेंशिएटेड होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करोला को बोलते हैं क्रूसीफेरस टाइप। तो क्रूसीफेरस का मतलब आपको समझ में आ गया, द पेटल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू लिम्ब एंड क्लॉ। ये लिम्ब और क्लॉ में डिफरेंशिएटेड है। और अगर इसको डिस्क्राइब करें, और यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्रॉस वाइज प्लेस है, एक इधर है तो एक इधर, दूसरा इधर है तो तीसरा इधर, है ना। ये क्रॉस वाइज प्लेस्ड है, इसको बोलते हैं C4X। ये बात क्लियर है। और दूसरी चीज की यहाँ पे जो करोला होंगे एंड्रोशियम, उसके कैलेक्स के बाद जो इनर मोस्ट वर्ल, मतलब इसके जस्ट नीचे की तरफ जो वर्ल होगा, नॉट इनर मोस्ट, उसको बोलते हैं करोला। और वो करोला जो होते हैं वो पेटलॉइड नेचर के होते हैं, कलरफुल होते हैं। यहाँ किसका कैसा कलर है, येलो, इसलिए मैंने येलो कलर से बना दिए पेटल्स। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये जो पेटल्स हैं वो कैसे हैं, क्रूसीफेरस टाइप है। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, C4X रिप्रेजेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा क्रूसीफेरस टाइप है, 4 पेटल्स हैं, पॉलीपेटलस है। ओके, तो ये तो बात हुई करोला की। और उसका एस्टिमेशन है वॉल्वेट। वॉल्वेट एस्टिमेशन है, इसके मतलब मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे, जस्ट अटैच फॉर्म में, मतलब जस्ट एक दूसरे के मतलब की सामने है, मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्वेट एस्टिमेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एंड्रोशियम की। अगर आप एंड्रोशियम की बात करें तो मैंने पहले भी बोला कि ये जो एंड्रोशियम होते हैं, ये यहाँ पे एंड्रोशियम हम लोग लिखते हैं A2+4 का है, A2+4। ये टेट्राडाइनमस कंडीशन में होता है। टेट्राडाइनमस कंडीशन का मतलब होता है कि 4 बड़े होंगे अंदर और 2 छोटे होंगे बाहर। ये 4 बड़े अंदर हैं, 4 बड़े अंदर हैं और ये 2 छोटे बाहर हैं। ये जो 4 बड़े अंदर और 2 छोटे बाहर हैं, इनके वजह से यहाँ पे कंडीशन कैसी हो जाएगी, टेट्राडाइनमस कंडीशन होगी। और यहाँ पे 2 शॉर्टर आउटसाइड एंड 2 4 इनर लॉन्ग होते हैं। इस कंडीशन को टेट्राडाइनमस कंडीशन बोलते हैं। ये हो गया टेट्राडाइनमस कंडीशन। दूसरी चीज की यहाँ पे जो एंथर होंगे वो सब फैमिली के अंदर मोस्टली एंथर डाइथिकस होंगे और टेट्रास्पोरेंजिएट होंगे। 4 जगह पे स्पोरेंजिया बनेगी और 2 लोब में पॉलन चैम्बर्स होंगे, मतलब पॉलन चैम्बर, एंथर या सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे वो 2 लोब बोलते हैं ना। यहाँ पे स्टैमेन ये बना है, अगर इसको हम लोग ऐसे बनाए तो ये क्या है, देयर इज 2 लोब। ये 2 लोब हो गया, इसलिए बोलते हैं डाइथिकस, दैट इज बाइलोब। ये क्या हो गया, बाइलोब, तो इसलिए बोलते हैं डाइथिकस कंडीशन। यहां तक आपको एंड्रोशियम तक के बारे में क्लियर होना चाहिए। और यहां तक अगर आपने कुछ नहीं पूछा है, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। यस टेल मी, यस टेल मी अबाउट दिस। अगर आपको यहाँ पे कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। अरसलान, मायशा। वॉल्वेट एस्टिमेशन का मतलब होता है मायशा, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे जब मार्जिन ओवरलैप नहीं करते उसको बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिमेशन। अभी मैं यहाँ पे इसके फिगर को बनाऊंगा, फ्लोरल डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, उसके रेफरेंस से आपको यहाँ समझ में आएगा कि ये क्या है एग्जैक्टली। अगर आप इसको गौर से देख रहे हो या इसको स्ट्रक्चर को देख रहे हो ना, ये तो ये जो बेसिकली है, ये पहला वाला वर्ल है। ये जो वर्ल है ये कैलेक्स का है। यहाँ पे दोनों मार्जिन बाहर, इनके दोनों मार्जिन अंदर, उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन। और इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करें, इस वर्ल की बात करें तो ये क्या है, करोला। और ये करोला के मार्जिन कैसे हैं, डू नॉट ओवरलैप, ये ओवरलैप नहीं कर रहे, तो ये कैसा हो गया, वॉल्वेट एस्टिमेशन। मेरी बात क्लियर है ना। चाहे इस फिगर की बात कर लो चाहे इस फिगर की बात कर लो, यहाँ पे ये जो करोला है, सीधा मतलब करोला, ये करोला कैसे है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और ये जो एक्सिस है इसको बोलते हैं मदर एक्सिस। किसी भी पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला को बनाने के साथ साथ मदर एक्सिस जरूरी है। तो पहला वर्ड हो गया कैलेक्स का जो इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन डिनोट कर रहा है, दूसरा वर्ड हो गया कैलेक्स करोला का जो वॉल्वेट एस्टिमेशन को शो कर रहा है। और ये जो बीच में बना हुआ है टीएस ऑफ गायनोशियम है। ये क्या है, टीएस ऑफ गायनोशियम। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं 6 नंबर ऑफ स्टैमेन। तो ये जो स्टैमेन है यहाँ पे, फिर आप गौर से यहाँ देखिएगा इसके बारे में। यहाँ पे अगर आप फिगर देखो तो यहाँ 4 बड़े अंदर 2 छोटे बाहर। ये कैसे हैं, शॉर्ट, ये हैं लॉन्ग। यहाँ पे फिलामेंट है, बात याद रखिएगा, ये फिलामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। 4 बड़े अंदर 2 छोटे बाहर। यहां पे उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यहां हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं केवल उनके स्टेमेन को, एंथर को बेसिकली। दिस इज ए
एंड्रोशियम। तो यहाँ पे स्टेम कैसे हैं, 2 बाहर 4 अंदर, तो इसलिए लिखते हैं A2+4। हेक्साएंड्रस कंडीशन भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्साएंड्रस कंडीशन। और ये जो आगे बना हुआ है ये हमारा है गायनोशियम, जिसको हम लोग बोल रहे हैं गायनोशियम। ओके, तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे इस पर्टिकुलर एंड्रोशियम के रेफरेंस में। तो यहां तक आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी एंड्रोशियम में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इस गायनोशियम की। अगर यहाँ गायनोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं G2 लाइक दिस। अगर इस गायनोशियम को रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है G2, यहाँ लिखेंगे अंडरलाइन, और जब ये अंडरलाइन कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये ओवरी कैसी हो गई, सुपीरियर। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है बायकार्पल सिनकार्पस, मतलब कार्पल कैसे हैं, फ्यूज्ड। ये कार्पल कैसे हैं, फ्यूज। तो ये कार्पल फ्यूज्ड है इसलिए सिनकार्पस। सो बायकार्पल सिनकार्पस विद यूनिलोकुलर विद पैराइटल प्लेसेंटेशन। अगर हम यहाँ पे डिटेल में थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे अगर फिर बार में वही मैं एक फिगर यहाँ बनाऊंगा कि ये हमारा टीएस ऑफ गायनोशियम है और ये हमारे 2 कार्पल्स हैं, इसलिए हो गया बायकार्पल। इनिशियली ओवरी कैसी है, यूनिलोकुलर। चैम्बर कितना है, 1, इसलिए बोलते हैं यूनिलोकुलर। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा ये जो चैम्बर है इसमें फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाए, और अगर ये फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, अगर यहाँ पे ये फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी ओवरी इस रेपलम की वजह से, फॉल्स सेप्टा की वजह से हो जाएगी बाइलोकुलर। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बाइलोकुलर। ये ओवरी कैसी हो गई, बाइलोकुलर, क्योंकि चैम्बर किसने बन गए, 2, किसकी वजह से, रेपलम की वजह से। तो यहां पे मैंने वही पॉइंट लिखा है, इनिशियली यूनिलोकुलर बट ड्यू टू द फॉल्स सेप्टा और रेपलम इट्स ए बाइलोकुलर। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये लिखा है G2 ऑब्लिक, तो बायकार्पल सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। ये मैंने यहाँ पे इसके फिगर को भी एक्सप्लेन कर दिया। यहां तक मेरी बात क्लियर है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रूट को लेकर के। जो फ्रूट होता है वो स्लिक्वा होता है, याद रखिएगा फ्रूट स्लिक्वा होता है। अगर आपको यहाँ पे फ्रूट दिखाता हूं मैं, तो ये जो फ्रूट है बेसिकली यहाँ पे मैंने फ्रूट्स का स्ट्रक्चर बनाया था। ये जो फ्रूट है ये फ्रूट स्लिक्वा होते हैं, ये याद रखिएगा फ्रूट स्लिक्वा। ये फैमिली के फ्रूट के बारे में तो कम से कम एटलीस्ट आपको याद ही होना चाहिए कि इसका जो फ्रूट है, जो फली होती है वो यहाँ पे स्लिक्वा है। ये जो फली होती है, इस फली की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ये फली बनती है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे रप्चर करती है। ये हमारा ओवरी है, तो यहाँ पे जो फली बनती है बेसिकली, इस फली के बारे में बात कर रहे थे। जब फली बनती है तो ये फली क्या होगी, ऐसे हमारी ये फली बन गई और ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगी, रप्चर होती है बेसिकली। तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, ऐसे फॉल्स सेप्टा बन जाता है और यहाँ पे ऐसे सीड प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे सीड प्रेजेंट होते हैं, है ना। और ये जो ऊपर मैंने दिखाया है बेसिकली, ये देखिए गौर से, तो यहाँ पे ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी। स्टाइल बड़ी छोटी सी होती है, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा, और ये क्या हो गया, ओवरी, है ना। ये देख रहे हैं, ये फॉल्स सेप्टा है बेसिकली। यहाँ पे ये अंदर की तरफ दिखाई देता है फॉल्स सेप्टा व्हाइट कलर। तो यहाँ पे जो फ्रूट है उसको बोलते हैं स्लिक्वा। बस इतनी सी बात याद रखें, स्लिक्वा फ्रूट होता है। अगर इस फ्रूट को डिफाइन करें, इस फ्रूट के डिफाइन करते हैं, इस फ्रूट को बोल सकते हैं दोज फ्रूट विच इज डेवलप्ड फ्रॉम बायकार्पल सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। अगर ये बायकार्पल सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से बनता है तो इसी को बोलते हैं स्लिक्वा फ्रूट। ओके, तो ये क्या है, स्लिक्वा फ्रूट है। ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल फ्रूट कहलाता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस के अंदर, जिसे आप बोलते हो सरसों, उसके अंदर देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं स्लिक्वा। ये लॉन्ग सिलिंड्रिकल फ्रूट है। अगर वो शॉर्ट सिलिंड्रिकल या शॉर्ट फ्लैटेंड फ्रूट है तो उसको बोलते हैं स्लिकुला। ये है स्लिकुला, याद रखिएगा, ये क्या है, स्लिकुला, और ये है स्लिक्वा, दोनों में डिफरेंस है। ये जो स्लिक्वा है ये बेसिकली कुछ ऐसे होगा, ये आपका गाय, ये पूरा पूरा ये ऐसे है, और ये इस तरीके से ये ऐसे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हमारे सीड ऐसे लगे होते हैं, तो ये शॉर्ट लेटर है। और अगर हम स्लिक्वा की बात करें तो ये लॉन्ग लेटर वाली, हमारा फ्रूट्स ऐसे होता है ना, ये फ्रूट्स ऐसे होते हैं, ये ऐसे फ्रूट्स, ये यहाँ पे ये हमारे प्रेजेंट होते हैं सीड्स। ठीक, तो ये जो फ्रूट है, सरसों में फ्रूट होते हैं स्लिक्वा, और जो आइवरिस हमारा है उसके अंदर फ्रूट होते हैं स्लिकुला। मेरी बात क्लियर हुई। ये तो बात है फ्रूट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए।
ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे बात है इस पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला के रेफरेंस में। तो इस फ्लोरल फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ डिफाइन करें तो हमें याद रखना चाहिए कि मैंने अभी पहले इनिशियली बोला किसी भी फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं, याद रख सकते हैं उसके दो डिफरेंट पॉइंट से, एक वो जिसे बोलते हैं फ्लोरल फॉर्मूला और दूसरा वो जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम को फिर हम लोग एक बार यहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ इस पर्टिकुलर के पहले यहाँ पे लिख सकते हैं ईबीआर, मतलब यहाँ पे ब्रैक्ट नहीं है, ईबीआर का मतलब ई ब्रैक्टिएट। दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, क्योंकि फ्लावर एक स्पेसिफिक सिमेट्री जो शो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, वो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन से रिप्रेजेंट होते हैं, लाइक मस्टर्ड, लाइक ब्रेसिकेसी फैमिली में। एक ही फैमिली याद रखिएगा, एक ही फैमिली ऐसी है सिलेबस में आपके जिसका नाम है पेप्लियोनेसी। क्या नाम है? पेप्लियोनेसी। पेप्लियोनेसी फैमिली के अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, पेप्लियोनेसी फैमिली के अंदर कंडीशन होती है जाइगोमॉर्फिक, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर कैसी होती है? एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन होती है। और ये जो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, इस एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन की वजह से हमारा ये जो स्ट्रक्चर है फ्लावर की सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री शो करता है, जिसकी वजह से बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। लेकिन अगर पेप्लियोनेसी की बात करें तो वहां हो जाएगा जाइगोमॉर्फिक और वो शो करेगा बायलिटरल सिमेट्री। यहाँ पे इसके बाद हम लोग एक और पॉइंट लिखते हैं कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, डाइक्लाइनस है या मोनोक्लाइनस है। तो ये हो गया हमारा ईबीआर, एक्टिनोमॉर्फिक और बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको बोलते हैं इस पर्टिकुलर के आगे ये सारा का सारा जो लिखा है ये हमारा फ्लोरल डिस्क्रिप्शन है। क्या है? फ्लावर डिस्क्रिप्शन है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर डिस्क्रिप्शन। ओके, यहां तक तो मेरी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कैलेक्स है, करोला है, एंड्रोशियम और गायनोशियम। यहाँ पे पहले भी मैंने डिस्कस किया कि ये जो K2+2 है उसको हम लोग K4 भी लिख सकते हैं। C4X का मतलब बता चुके हैं, नंबर ऑफ पेटल 4, क्रॉसवाइज प्लेस। A2+4 मतलब बाय, यहाँ पे A मतलब एंड्रोशियम स्टैमेन। स्टैमेन कैसे है हमारा? एंड्रोशियम कैसा है? टेट्राडाइमस, दो छोटे बाहर चार बड़े अंदर। और ये है गायनोशियम। बायकार्पस, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। एक और रीजन है इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने का, क्योंकि आप ये बहुत सिंपल काइंड ऑफ फैमिली है, उनके टर्म्स आपको पता है और उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में तो आपको ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं। ओके, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इनके फिर फर्दर इस चार्ट को अगर आप गौर से देखिए, फ्लावर के पूरे चार्ट को देखें तो यहाँ पे ये फ्लावर की लीफ जिनके अंदर लाइनेट बेबी मार्जिन्स, ये कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। ये हमारा है कैलेक्स। जो हमारे कैलेक्स हैं, जो कैलेक्स हैं वो हमारे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे कैलेक्स होते हैं, ये नंबर्स इनके 4 होते हैं विद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अगर आप ये देखो तो दो के मार्जिन दोनों के अंदर है, इन दोनों के बाहर, तो इसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। करोला की बात करें तो करोला के अंदर मार्जिन ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, साइड मतलब एक दूसरे के सामने है, तो यहाँ पे क्या हो गया? वॉल्वेट एस्टिवेशन। ये टीयर्स ऑफ ओवरी, बायकार्पस, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी। और ये क्या है? लिम्बर क्लॉ में डिफरेंशिएटेड है करोला। ये हमारी यहाँ बात हुई इस पर्टिकुलर फ्लोरल, ये आपका फ्लोरल फॉर्मूला और ये है फ्लोरल डायग्राम। यहाँ पे फिर वही चीज जो यहाँ नहीं लिखी है वो है आपका बाइसेक्सुअल नेचर, फ्लावर का एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन और ईबीआर मतलब ई ब्रैक्टिएट। तो इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। तो मैंने पहले बोला कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूले से आप यहाँ पे चीजों को याद रख सकते हैं। ओके, यहाँ मैं बात फिर करता हूं कि अगर हम यहाँ पे इसके बारे में बात ना करें और केवल आपको ये दें कि A2+4, तो आपको A2+4 याद रखना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है, इस C+C4X का मतलब क्या होता है ना। तो ये है आपकी कंप्लीट ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन है बेसिकली। और इसके बाद ये जो बची हुई चीजें हैं वो ही ये, अगर आप इन पर्टिकुलर प्लांट के नाम में एक एक करके यहाँ पे बात करूं तो आप ही को ये याद रखने हैं प्लांट के नाम, और यहाँ पे प्लांट कौन कौन से, जो भी आप प्लांट यहाँ खाते हो उन प्लांट के बारे में यहाँ जानना बहुत जरूरी है। जो भी प्लांट आप यहाँ खाते हो उनके मिनिमम आपको नाम यहाँ याद रखने हैं। वो है ब्रेस्का कंपल्सरी, जिसको मस्टर्ड बोलते हैं, ब्रेस्का रापा जिसको सलजम बोलते हैं, टर्निप बोलते हैं, मैक्सिमम नाम आपको याद है। दूसरा है रेफरेंस सडाइवस रेडिश, ये आपका ब्रेस्का ओलरेशिया बोट्राइरिस, कॉलीफ्लावर ब्रेस्का ओलरेशिया कैपिटाटा, कैबेज एंड ब्रेस्का ओलरेशिया वैरायटी गोंगलिडिस, नॉलकोन। लेपिडियम सडाइवम को गार्डन क्रैश बोलते हैं, गार्डन क्रैश बोलते हैं लेपिडियम सडाइवम को, जिसका यूज बेसिकली कफ और ब्लीडिंग को रोकने में, या कहना चाहिए इसको अस्थमा के पेशेंट को भी लेपिडियम के प्लांट वगैरह यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगी। एक और ऑर्नामेंटल प्लांट है उसको बोलते हैं कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस।
एक प्लांट है जो सरसों की फैमिली का है, इसको बोलते हैं कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, जिसको सेफर्ड पर्स बोलते हैं। अगर आप गौर से इन प्लांट के नाम देखें तो आधे से ज्यादा तो आपको प्लांट के नाम पहले ही पता है। आपको एक बार रिवाइज करने हैं, नाम ले लेके बोल बोल के याद रखेंगे तो प्लांट के नाम याद हो जाएंगे। अगर आपको प्लांट के नाम याद हो गए तो मेडिसिन अपने आप याद आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। तो यहाँ पे जो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस इसको हम लोग बोलते हैं सेफर्ड पर्स, ठीक। यूज इन हेमरेज वो एक अलग बात है, लेकिन ये कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस को हम लोग ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी यूज करते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्लांट है जिनको याद रखना है, वो है आपके लेपिडियम, उसको पेपर ग्रास बोलते हैं। तो लेपिडियम वर्जिनिकम पेपर ग्रास है, और ये लेपिडियम सेडेमम गार्डन क्रेस है। मैक्सिमम प्लांट आपके जो याद हो सकते हैं वो याद रखेंगे इन तीनों, तो आपकी गोभियों को, इस रेफरेंस सडाइवस, इसके रेफरेंस सडाइवस को, टर्निप और मस्टर्ड को। इतने प्लांट मिनिमम आपको याद रखने चाहिए, और अगर जितने याद हो सके, क्योंकि ये उतनी डेवलप फैमिली नहीं है और उतना ज्यादातर इससे पूछा नहीं जाता है। ओके, यहां तक ये बात आपको क्लियर कर समझ में आनी चाहिए, और ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब आप इसकी जब पीडीएफ फाइल ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे फ्लावर के नाम लिखे हैं, जितने याद कर सकते हैं मैक्सिमम उतने तो आपको लर्न करना। जहां पे मैं कहूंगा कि ये प्लांट के सारे, इस फैमिली के सारे प्लांट याद करने हैं तो आपको वो भी करने हैं, है ना। तो आप यहाँ पे दोनों चीजें मेरी याद रखेंगे, फ्लोरल फॉर्मूला की वजह से या फ्लोरल डायग्राम की वजह से आप इस फैमिली को याद रख सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर फ्लोरल फॉर्मूला की हेल्प से और या इस फ्लोरल डायग्राम की हेल्प से आप इस फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं। गौर से देखिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, अगर हम यहाँ फ्लोरल फॉर्मूले की बात करें कि इस फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर क्या चीज रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है, क्या चीज रिप्रेजेंट नहीं हो सकती है, वो पहला है एस्टिवेशन, ना कैलेक्स का ना करोला। कैलेक्स करोला को फ्लोरल डायग्राम की फ्लोरल फॉर्मूले में इस एस्टिवेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको देख करके आप बोल सकते हैं कि क्या एस्टिवेशन होगा, नहीं ना। दूसरी चीज की इस फ्लोरल फॉर्मूला में जब आप गायनेशियम की बात करते हो तो गायनेशियम का प्लेसेंटेशन भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते? प्लेसेंटेशन। किसमें? फ्लोरल फॉर्मूले के अंदर। ये है फ्लोरल फॉर्मूला। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां बायगार्पलेरिस सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर तो बोल सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसा होगा ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और यार स्टीयर्स ऑफ ओवरी की वजह से याद रखेंगे, इसको बना के देख के याद रखेंगे। यहाँ पे पैरेटल प्लेसेंटेशन होता है, यूनिलोकुलर भी होते हैं, जब रेप्लम बन जाता है, फॉल्सेप्टा बन जाता है तो कैसा हो जाता है? बाइलोकुलर। यहां तक आई थिंक मेरी बात आपको यहां समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो फटाफट यहाँ पे मुझे शेयर करें, और आगे हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जिसका नाम है फ्लावर और फैमिली डिस्क्रिप्शन। यस, मायशा, संजय, अरसलान, जो भी लोग हैं जिनको भी कुछ पूछना है सो फटाफट मुझे आप चैट करके यहाँ पे जरूर मैसेज कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट मुझे क्लियर नहीं हुआ। ओके ओके मायशा, एवरीथिंग इज क्लियर। तो बात करते हैं नेक्स्ट अनदर वन फैमिली की जिसका नाम है सोलोनेसी। और ये सोलोनेसी के बाद जो प्लांट की इंपॉर्टेंस है, फिर मैं यही बात बोलूंगा यहाँ पे एक फिर फर्दर, यहाँ पे जब तक फैमिली के डिस्टिंग्विश फीचर्स आपको नहीं पता होंगे तब तक आप यहाँ पे चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो पहला क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला। दूसरा क्या है? फ्लोरल डायग्राम। तो फ्लोरल डायग्राम तो आपने अभी देखा कि हर किसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम यूनिक होगा, और जो फ्लोरल फॉर्मूला होगा वो भी कहीं ना कहीं चीजें डिफरेंट होंगी। लेकिन डिफरेंस क्या है, उससे पहले जब हम लोग उसके डिस्टिंग्विश फीचर को आइडेंटिफाई करेंगे तब आपको पता लगेगा। हमने अभी आपको बताया था कि सरसों की फैमिली के अंदर पंजिट स्मेल आती है, वो उसका अपना डिस्टिंग्विश फीचर्स है। तो इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर वहां पे टेट्राडाइनमस कंडीशन थी, वो उसका डिस्टिंग्विश फीचर्स है। वहां पे क्रूसिफरस फॉर्म ऑफ करोला होता है, वो उसका डिस्टिंग्विश फीचर्स। ऐसे यहाँ पे डिस्टिंग्विश फीचर्स है। अगर आपको याद हो मॉर्फोलॉजी, तो मैंने बोला था बैगन टमाटर, बोला था बैगन टमाटर और मकोई, बैगन टमाटर और भी सारे प्लांट के बारे में मैंने बोला था, बैगन टमाटर मिर्चाई, इन सब के अंदर ताज होता है ग्रीन कलर का, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंट कैलेक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हुआ कि सोलोनेसी के अंदर परसिस्टेंट कैलेक्स तो हो गई होगा, है ना। बेशरम टाइप का कैलेक्स, मतलब फल के बनने के बाद भी चिपका हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं परसिस्टेंट कैलेक्स। ठीक है, यहां पे ये फैमिली है सोलोनेसी, इसको पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। और यहां पे फिर मैं वही बात लिखूंगा केसीएजी, ठीक। और ये केसीएजी के अंदर अभी मैंने बोला कि जब यहाँ पे गायनेशियम को लिखते हैं तो गायनेशियम चाहे वो ब्रेसिकेसी का हो चाहे वो सोलोनेसी का हो, एक जैसा होगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं बायगार्पलेरिस सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, बायगार्पलेरिस सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी लिख सकते हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमने तो बस बोला केसीएजी लिख लो,
डायकॉट फैमिली केसीएजी तो लिख ही डालो, और जितने फीचर्स याद होते हैं यहाँ लिखते जाएंगे, फिर आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फ्लोरल फॉर्मूला तैयार, और उसी फ्लोरल फॉर्मूला की हेल्प से पूरी फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ एक वर्ड आया एपिपेटलस स्टेमन, फटाफट कोई मुझे बताए कि एपिपेटलस स्टेमन का मतलब क्या होता है। अरसलान, मायशा, संजय, फटाफट मुझे बताइए इस एपिपेटलस का मतलब क्या होता है। यस, इस एपिपेटलस का मतलब क्या होता है, ये फटाफट मुझे बता दिए शेयर करके। यस, इस पर्टिकुलर एपिपेटलस का मतलब क्या होता है ये मुझे बता दीजिए जल्दी से, है ना, बता सकते हैं? यस, टेल मी। यस, अरसलान, मायशा, संजय, नहीं? तो सुनिए गौर से, यहाँ पे जो एपिपेटलस कंडीशन, इस एपिपेटलस कंडीशन का मतलब होता है द स्टेमन अटैच्ड विद पेटल्स, द स्टेमन अटैच्ड विद पेटल्स। अगर ये स्टेमन पेटल्स के साथ अटैच है, अटैच्ड विद पेटल, अगर ये स्टेमन पेटल्स के साथ अटैच है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपिपेटलस स्टेमन। ओके, तो यहां पे एपिपेटलस स्टेमन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से, याद रखिए मेरी बात। एपिपेटलस को मतलब ए को जोड़ दिया सी से और एरो बना दिया सी की तरफ। अब यहां पे तीसरी कंडीशन ओवरी, सुपीरियर बायकार्पस सिनकार्पस ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड ड्यू टू द स्वेलन प्लेसेंटा। यहां पे हमने किसको एक्सप्लेन किया यहां तक, अगर इस लाइन को हम भूल जाएं, ठीक, स्वेलन प्लेसेंटा वाली लाइन भूल जाए तो ये तो यहां ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये वर्ड तो अपने ब्रेसिकेसी में भी लिखा था ना, लेकिन वहां पे एक पॉइंट लिखा था, सॉरी वहां पे आपने एक पॉइंट लिखा था बाय कार्पलरी सिनकार्पस unilocular and after the formation of reticulum which becomes bilocular। यहाँ bilocular वर्ड नहीं है, यहाँ क्या है, swollen placenta, obliquely placed swollen placenta की वजह से यहाँ पे प्लेसेंटेशन हो जाता है एक्साइल, जो आगे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। वहां पे जो फ्रूट था वो आपने फ्रूट देखा, वहां फ्रूट था स्लिक्वा या स्लिक्विला, है ना। यहाँ जो प्लांट का फ्रूट है वो है बेरी, जैसे टमाटर बेरी, बैगन बेरी, वो पूरा पूरा फ्रूट इसी पर्टिकुलर ओवरी से बनेगा, बायकार्पस सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से, वो भी बना था ये भी बना, लेकिन वहां पे उसका एक्साइल प्लेसेंटेशन नहीं था, यहाँ प्लेसेंटेशन एक्साइल है, बेरी फ्रूट्स बना, वहां प्लेसेंटेशन पैराइटल था, फ्रूट कैसा बना, सिलिक्वा। ये इनके डिस्टिंक्ट फीचर्स, इसमें सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट फीचर्स है परसिस्टेंट कैलेक्स का और एपिपेटलस कंडीशन का। ओके, यहां तक ये बात मेरी आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना। तो आगे बात करते हैं इसमें, तो ये तो बात है इसकी डिस्टिंग्विश फीचर्स की। सबसे पहले वही सारे तीनों पॉइंट, हैबिटेट क्या होगा, तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, इवन टेम्परेट जोन में भी देखने को मिलते हैं। आलू टमाटर तो हर जगह ग्रो करते हैं, इसलिए टेम्परेट रीजन में, सब ट्रॉपिकल में, ट्रॉपिकल जोन में देखने को मिलते हैं। ये हर्ब श्रब्स होते हैं, स्मॉल ट्री होते हैं और एनिमल प्लांट होते हैं। स्मॉल ट्री जैसे भी हो सकते हैं जैसे, ठीक, और हर्ब शब्द तो नॉर्मली देखने को मिलते ही, और ये कैसे हैं, एनिमल प्लांट है, एक ही सीजन में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ओके, एक ही सीजन में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। रूट वैसे ही नॉर्मल था, टैपरूट सिस्टम, क्योंकि डायकॉट प्लांट है तो टैपरूट सिस्टम तो होगा ही होगा। स्टेम हमारे यहाँ पे स्टेम हर्बेशियस होते हैं, क्योंकि ट्री होता तो वुडी होते तो उसको लिग्नोशियस वर्ड यूज करते हैं। तो स्टेम कैसा है, हर्बेशियस है, वुडी है, और ये वुडी है तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिग्नोशियस, इसको लिख सकते हैं लिग्नोशियस, तो ये लिग्नोशियस हो जाएगा। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होते हैं, ये जो वर्ड है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, इस सोलोनेसी फैमिली में और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर ये फीचर्स मिलता है। स्टेम की एनाटॉमी में जब स्टेम का सेक्शन आप काटोगे तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है, वो वेस्कुलर बंडल कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये बीच में आपका पूरा पूरा है जाइलम और उसके ऊपर है फ्लोएम, ये है आपका जाइलम और ये है आपका फ्लोएम, ये आपका फ्लोएम है। तो यहाँ पे ये सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिल रहा है, ये हमारा क्या है, ये हमारे यहाँ पे रूट स्टेम लीफ के रेफरेंस में, और यहाँ पे जो रूट स्टेम लीफ है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे हमारे कैम्बियम यहाँ भी होती है और कैम्बियम यहाँ भी होती है,
ठीक, इसको बोलते हैं बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। ये मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ गई। यहाँ पे सोलिटरी एक्सिलरी, ये इन्फ्लोरेसेंस के रेफरेंस में यहाँ बात लिख दी है, जो आगे भी मैं लिखा है सोलिटरी एक्सिलरी इन डेटूरा। तो सोलिटरी एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस डेटूरा में होता है, ठीक, धतूरा का जिसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात हुई स्टेम के रेफरेंस, यहाँ किसकी बात हुई, ये बात हुई स्टेम के रेफरेंस में। लीफ में सिंपल लीफ होती है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है। कॉलाइन का मतलब आपको पहले ही बोले हैं कि ये कॉलाइन होगा तो स्टेम बॉर्न होगी, और अगर रेमल होगा तो ये ब्रांच बॉर्न होगी। ब्रांच बॉर्न लीफ को बोलते हैं रेमल लीफ। ब्रांच बॉर्न लीफ को क्या बोलते हैं, रेमल लीफ बोलते हैं। और एक्स स्टिपुलेट लीफ होती है। लीफ कैसी होती है, एक्स स्टिपुलेट, मतलब स्टिप्यूल नहीं होता है इसलिए एक्स स्टिपुलेट। स्टिपुलेट होता है, स्टिप्यूल होता तो इसे स्टिपुलेट लीफ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है वेनेशन। तो यहाँ वेनेशन जो होता है सबको पता है कि कोई डाइकॉट प्लांट है तो डाइकॉट प्लांट के अंदर लीफ कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनेशन। चाहे वो ब्राइफाइट, चाहे वो आपका ब्रेसिकेसी हो, चाहे वो आपका सोलेनेसी हो, चाहे वो मालवेसी हो, पैप्लिनेसी हो, सबके अंदर ये सारे वर्ड एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं, है ना। है तो डाइकॉट ना, तो वहां स्टेम बॉन्ड भी होंगे, लीफ ब्रांच बॉन्ड भी होंगे, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी होगी, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, स्टिपुले हो भी सकते हैं और स्टिपुल्स नहीं भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ डिक्टेट कर दिया है। सोलिटरी एक्सिलरी इन डेटूरा एंड साइमोस इन सोलेनम। सोलेनम नाइग्रम के अंदर या कहीं कुछ सोलेनम प्लांट की और भी अदर वेराइटीज हैं, स्पीसीज हैं जहां पे ये मिलता है। तो ज्यादातर सोलेनम नाइग्रम में साइमोस और यहाँ सोलिटरी एक्सिलरी डेटूरा के अंदर इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। ये तो नॉर्मल है, ये सारे वर्ड्स आपको हर फैमिली के अंदर डिस्क्राइब करने ही करने, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, केवल दो ही पॉइंट हैं, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मुलेशन। तो यहाँ पे बात हुई इस पर्टिकुलर हैबिटेट और हैबिट के रेफरेंस में, रूट स्टेम लीफ के रेफरेंस में और इन्फ्लोरेसेंस के रेफरेंस में। ये है आपका सोलेनम नाइग्राम। अगर आप गौर से देख रहे हो तो ये सोलेनम नाइग्राम का व्हाइट कलर का फ्लावर है, जो आप यहाँ बगल में भी देख रहे हो, ये व्हाइट कलर का फ्लावर है। और ये कहीं ना कहीं आप अगर गौर से देखो तो ये हमारे जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं बेसिकली। अगर नंबर आप काउंट करो तो यहाँ पे इनके नंबर्स कितने हैं, 5। ये सब कैसे हैं, व्हाइट कलर के हैं, और सब कैसे हैं, अटैच हैं, इसलिए लिखेंगे ब्रैकेट में। ये बात याद रखिएगा, अभी बात करनी है आगे, है ना। तो ये सोलेनम नाइग्राम का, और अगर आप गौर से देखें तो ये मेरे खुद के अपने गार्डन में सडनली निकल आया था, तो इसको मैंने यहाँ पे आपको फ्लावर की फोटो खींच के भेजा हुआ है। और ये इसका फ्रूट है जो बेरी है, टमाटर की लिटिल टोमेटो, तो ये उसी की तरह दिखाई दे रहा है। ये फ्रूट्स और इसके फ्लावर है। लीफ भी नॉर्मल कॉमन सी लीफ है, ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी के साथ, रेटिकुलेट वेनेशन के साथ। अगर आप गौर से देख रहे हो तो ये आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई दे रहा है। ये मिड रिब है और इस मिड रिब के सराउंडिंग ये रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि ये तो बात हुई इस पर्टिकुलर फ्लावर के डिस्क्रिप्शंस की बात करनी है, तो मोस्टली फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक होता है, मतलब यहाँ पे सिंबल फिर वही रिप्रेजेंट होगा। लेकिन कुछ टैक्सोनॉमिस्ट इसको बेसिकली जाइगोमॉर्फिक कंसीडर करते हैं। वो इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी हो जाती है और जिसके अंदर स्वेलन प्लेसेंटा होता है, उसकी वजह से कुछ लोग इसको क्या करते हैं, जाइगोमॉर्फिक। और यहाँ पे रेगुलर कंप्लीट फ्लावर होते हैं और ओवरी हाइपोगाइनस इन नेचर होती है। मैंने कि जैसे पहले ही आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे G2 होगा एज सिमिलर एज ब्रेस्केसी। बात अलग है कि यहाँ पे स्वेलन प्लेसेंटा होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, वहां पैरेंटल प्लेसेंटेशन होता है। तो ये तो बात हुई फ्लावर डिस्क्रिप्शन में। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, कि यहाँ पे ये जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक के बाद आप लिख सकते हैं फ्लावर बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर होगा बाइसेक्सुअल। और ये जो बाइसेक्सुअल होता है इसके रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है ना। ये तो बात हुई फ्लावर डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस में। अब यहाँ बात करें कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गैनोशियम, तो जो एक ही साइड लिख दिए गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कुछ ऐसे। यहाँ पे कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, तो पहले लिख लेंगे KCAG। तो कैलेक्स के नंबर है 5, मतलब 5 सेपल्स हैं। फ्यूज्ड है तो इसलिए ब्रैकेट लगा हुआ है। जो फ्यूज्ड है तो बेसिकली यहाँ पे गैमोसेप्लस हो गया। और एक और पॉइंट है, क्योंकि ये परसिस्टेंट नेचर के हैं, बेशरम टाइप के हैं, फ्लावर में फ्रूट बनने के बाद भी लगे रहते हैं, इसलिए बोलते हैं परसिस्टेंट कैलेक्स। ये परसिस्टेंट कैलेक्स जैसे आपने देखा है बैगन के ऊपर ताज होता है, मिर्ची के ऊपर भी ग्रीन कलर का जो लगा होता है जैसे अटैच होती है, वो तो पेडिसल है, लेकिन वो परसिस्टेंट कैलेक्स भी वहां प्रेजेंट होते हैं, है ना। दूसरा वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिनके मार्जिन ओवरलैप नहीं करते उनको बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन।
करोला की बात करें तो यहां भी करोला कितने हैं, 5 पेटल्स हैं, फ्यूज्ड है, गैमोपेटलस, पॉली गैमोपेटलस, गैमोसेप्लस कंडीशन। और उसके पहले आप लिख सकते हैं जाइगोमॉर्फिक नेचर का नहीं है, कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक नेचर का है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और यहां ब्रैक्ट नहीं होते, इसलिए हम लोग लिखते हैं EBR। ठीक है, ये बात हुई गैमोपेटलस। और इधर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, अगर आपको याद हो तो अभी आपने देखा पिछले उसमें बेसिकेसी में कि पहले था कैलेक्स में इम्ब्रिकेट, फिर हो गया था वॉल्वेट, यहां उल्टा हो गया। लेकिन नंबर कितने हैं, 5 फ्यूज्ड है, गैमोपेटलस फ्यूज्ड है कैलेक्स, गैमोसेप्लस। ये तो बात हुई इनकी। लेकिन यहां पे एस्टिवेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। इस फ्लोरल फॉर्मूले की हेल्प से यू कैन नॉट एक्सप्लेन द एस्टिवेशन। जब तक फ्लोरल डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक आपको एस्टिवेशन की बात समझ में नहीं आएगी क्या, नहीं। इसके बाद बात करें एंड्रोशियम की, तो एंड्रोशियम में स्टेम के नंबर 5। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर से ये एपिपेटलस कंडीशन वाली बात, ये एपिपेटलस है तो यहाँ पे इस तरीके से अटैच होगा, ये होगा, नंबर यहाँ पे 5 होंगे, डाइथिकस होगा, टेट्रास्पोरेंजिएट होंगे, एपिपेटलस कंडीशन होगी। सारे वर्ड कॉमन है जो यहाँ पे लिखे हुए, इंपॉर्टेंट है एपिपेटलस कंडीशन। गैनोशियम बाइकार्पस, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, तो सब में लिखा है, बेसिकस में लिखा है, यहां भी लिखा है बाइकार्पस, सिनकार्पस। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ऑब्लिकली प्लेस्ड कार्पल्स होते हैं इन विच द पोस्टीरियर कार्पल्स मूव टुवर्ड्स राइट एंड द एंटीरियर कार्पल्स मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, and that's why here the ovary becomes bilocular and axial placentation। ये बात याद रखिएगा गायनोशियम की रेफरेंस में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे गायनोशियम के रेफरेंस में। यहाँ पे गायनोशियम के रेफरेंस में एक बात याद रखिएगा कि गायनोशियम के रेफरेंस में यहाँ पे क्या याद रखना है कि बाइकार्पस, सिनकार्पस को यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया, सुपीरियर ओवरी वो भी ठीक है, बट ऑब्लिकली प्लेस्ड कार्पल्स होते हैं, स्वेलन प्लेसेंटा होता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो कार्पल्स होंगे वो पोस्टीरियर विच मूव टुवर्ड्स राइट एंड इंटीरियर मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इसलिए यहाँ पे एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। अगर आप इसको गौर से देखो तो ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये फ्लोरल डायग्राम है और ये हमारा फ्लोरल फॉर्मूला है। यहाँ पे ये फ्लोरल फॉर्मूला और ये फ्लोरल डायग्राम है। तो यहाँ पे जो फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम है बेसिकली, कोई बात नहीं, यहाँ कलर चेंज हो गया ये है आपका फ्लोरल डायग्राम। यहाँ पे हमने लिखा बाइकार्पस, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी, ये A5 मतलब नंबर ऑफ स्टेमेन 5, और ये हो गया आपका एपिपेटलस कंडीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे बाइसेक्सुअल, और क्या लिखेंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। अगर ब्रैक्ट नहीं भी है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है कि EBR है लिखा हो तो मतलब ई ब्रैक्टियर, मतलब ब्रैक्ट एब्सेंट। ये तो है इसका फ्लोरल फॉर्म। अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो ये तो हो गई मदर एक्सिस, ये क्या हो गई, मदर एक्सिस। ये मदर एक्सिस जहां पे बेसिकली अटैचमेंट होगा उसके बारे में बात कर रहा हूं। और ये जो पॉइंट है हम लोग यहाँ एक इसको और कंप्लीट कर ले, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू की वजह से पूरा सिस्टम ब्लॉक हो गया था और वो ऑनलाइन क्लास बीच में स्टॉप हो गई। मैं कोशिश करता हूँ केवल हार्डली 5 मिनट्स का और बचा, तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट कमिंग क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ फैमिली डिस्क्रिप्शंस में अलग फैमिलीज के बारे में। तो यहाँ बात करते हैं कि ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है इस गैमोसेप्लस को, और इसके बाद यहाँ पे ये जो है आपके हैं पेटल्स। यहाँ क्या है, ये पेटल्स थे। जब ये पेटल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, दैट इज ए पेटल्स, ये है आपके पेटल्स। और अगर आप इन पेटल्स को भी गौर से देखो तो ये सब फ्यूज्ड हैं बेसिकली। कैसे हैं, फ्यूज, इसका मतलब C5 ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब बात सही है। और ये जो आपके यहाँ पे अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है एपिपेटलस को। क्या कर रही है, एपिपेटलस कंडीशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एपिपेटलस कंडीशन। सो एपिपेटलस कंडीशन का मतलब समझ में आया, ये हमारी एपिपेटलस कंडीशन है। यहाँ पे स्टेमेन ऑलवेज अटैच्ड है किससे, पेटल से। एंड देन नेक्स्ट वन, दिस इज द टीयर्स ऑफ ओवरी। इस टीयर्स ऑफ ओवरी के अंदर ये हमारा पोर्शन जो है वो राइट साइड और ये पोर्शन हमारा लेफ्ट साइड बेसिकली मूव कर रहा है, कर रहा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट और ये राइट साइड जो मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो गया, ये है आपकी स्वेलन प्लेसेंटी। क्या है, ये हमारा है स्वेलन प्लेसेंटी। ये है स्वेलन प्लेसेंटा या स्वेलन प्लेसेंटी, और इस स्वेलन प्लेसेंटी की सराउंडिंग हमारा ये एक्साइल प्लेसेंटेशन को डिनोट कर रहा है। और ये हैं 2 चैम्बर, इसको होते हैं बाइलोक्युलर। ये तो बात हुई हमारी फ्लोरल फॉर्मूले की और फ्लोरल डायग्राम के रेफरेंस में।
नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट है वो ये कि इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे प्लांट हैं कुछ जो आपको इनके मैक्सिमम प्लांट के नाम यहाँ याद होंगे। अगर हम यहाँ लिख दें तो यह है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है जो यहाँ आपको याद रखनी है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के रेफरेंस में। तो यहाँ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको बोलते हैं पोटैटो, लाइसो पर्सिकम एस्कुलेंटम, टोमेटो, ब्रिंजल, सोलेनम मेलानोजना, कैप्सिकम, सोलेनम एनुमम, निकोशियाना टोबैकम जिसको टोबैको बोलते हैं। और है कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट जो बेसिकली एट्रोपिन ऑब्टेन करते हैं, बेलेडोना जिसको बोलते हैं एट्रोपा बेलेडोना, जिससे एट्रोपिन ऑब्टेन करते हैं जो पिपल के डायलेशन को इंक्रीज कर देता है। आई के पिपल के डायलेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये है आपका एट्रोपा बेलेडोना। ओके, तो यहाँ पे तो बात हुई इस एट्रोपा बेलेडोना में, और ये है हियोस्मस नागर जिसमें निमेक्टिनाम को एक्सप्लेन किया गया था हुपिंग कफ, अस्थमा में, और ज्यादातर स्मूथिंग इफेक्ट जो होता है गले में जो प्रॉब्लम्स होती है कफ और उसकी वजह से, उसके लिए ये यूज करते हैं। और सिडेटिव भी होता है बेसिकली, एक्ट एज ए सिडेटिव। दूसरी चीज की यहाँ पे जो विदानिया सोमनीफेरा है जिसको हम लोग ब्रह्मी बोलते हैं, उनके अंदर भी अश्वगंधा जिससे ऑब्टेन करते हैं। यहाँ इनके स्पोर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, जो सम टेक्निकल इश्यूज की वजह से पूरा सिस्टम वहां पे प्रेजेंट होता है। और वो ऑनलाइन दूसरा है नेक्स्ट वन इन ऑर्नामेंटल प्लांट है। नाउ इट इज ये हमारे आसपास कभी ना कभी नर्स कंप्लीट कर लेते हैं। गार्डनिंग में भी इसको उसमें हम लोग बात करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कमिंग क्लास में हम लोग बात करेंगे चिउनिया। कितने प्लांट के नाम आपको याद बारे में यहाँ बात करते हैं कि ये कंडीशन को 100% है। और इसके बाद यहाँ पे ये अगर आप अपना 100% यहाँ क्या है, 100% वो पेटल्स करना चाहते हो तो यहाँ पे आप पेटल्स हैं, यहाँ पे आंसर पता होना चाहिए कि प्लांट के नाम भी। तो यहाँ पे ये क्या है, प्लांट के नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप डेली इसको रिवाइज करोगे डेफिनेटली पेटल्स, अगर आप इन पेटल्स को भी गौर से देखोगे ये सब कैसे हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे का मतलब C5 ब्रैकेट में है, इसका मतलब बात सही है। ये जो आपके यहाँ पे अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रही है इपीपेटलस को। क्या कर रही है, इपीपेटलस कंडीशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इपीपेटलस कंडीशन। सो इपीपेटलस कंडीशन का मतलब समझ में आया, ये हमारी इपीपेटलस कंडीशन है। यहाँ पे स्टेमन ऑलवेज अटैच्ड है से पेटल से। एंड देन नेक्स्ट वन, दिस इज द टीयर्स ऑफ ओवरी। इस टीयर्स ऑफ ओवरी के अंदर ये हमारा पोर्शन जो है वो राइट साइड और ये पोर्शन हमारा लेफ्ट साइड बेसिकली मूव कर रहा है, कर रहा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट और ये राइट साइड जो मूव कर रहा है, इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, ये है आपकी स्वेलन प्लेसेंटी। क्या है, ये हमारा है स्वेलन प्लेसेंटी। ये है स्वेलन प्लेसेंटा या स्वेलन प्लेसेंटी, और इस स्वेलन प्लेसेंटी की सराउंडिंग हमारा ये एक्सैक्ट प्लेसेंटेशन को डिनोट कर रहा है। और ये हैं दो चैम्बर, इसको बोलते हैं बाइलोक्युलर। ये तो बात हुई हमारी फ्लोरल फॉर्मूले की और फ्लोरल डायग्राम के रेफरेंस में। नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट है वो ये कि इनकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे प्लांट हैं कुछ जो आपको इनके मैक्सिमम प्लांट के नाम यहाँ याद होंगे। अगर हम यहाँ लिख दें तो यह है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है जो यहाँ आपको याद रखनी है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के रेफरेंस में। तो यहाँ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम जिसको बोलते हैं पोटैटो, लाइसो पर्सिकम एस्कुलेंटम, टोमेटो, ब्रिंजल, सोलेनम मेलानोजना, कैप्सिकम, सोलेनम एनुमम, निकोशियाना टोबैकम जिसको टोबैको बोलते हैं। और है कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट जो बेसिकली एट्रोपिन ऑब्टेन करते हैं, बेलेडोना जिसको बोलते हैं एट्रोपा बेलेडोना, जिससे एट्रोपिन ऑब्टेन करते हैं जो पिपल के डायलेशन को इंक्रीज कर देता है। आई के पिपल के डायलेशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये है आपका एट्रोपा बेलेडोना। ओके, तो यहाँ पे तो बात हुई इस एट्रोपा बेलेडोना में, और ये है हियोस्मस नागर जिसमें निमेक्टिनाम को एक्सप्लेन किया गया था हुपिंग कफ, अस्थमा में, और ज्यादातर स्मूथिंग इफेक्ट जो होता है गले में जो प्रॉब्लम्स होती है कफ और उसकी वजह से, उसके लिए ये यूज करते हैं। और सिडेटिव भी होता है बेसिकली, एक्ट एज ए सिडेटिव। दूसरी चीज की यहाँ पे जो विदानिया सोमनीफेरा है जिसको हम लोग ब्रह्मी बोलते हैं, उनके अंदर भी अश्वगंधा जिससे ऑब्टेन करते हैं। उनके फ्रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है परसिस्टेंट कैलेक्स, वहां भी प्रेजेंट होता है। और दूसरा है नेक्स्ट वन इन ऑर्नामेंटल प्लांट है। नाउ इट इज ये हमारे आसपास कभी ना कहीं नर्सरी में, कुछ लोग गार्डनिंग में भी इसको यूज करते हैं। बहुत अच्छा अट्रैक्टिव फ्लावर है, उसको बोलते हैं पिट्यूनिया। इतने प्लांट के नाम आपको याद रखने ही रखने हैं अगर आपको 100% अपना देना है बायो के अंदर। अगर आप अपना 100% देना चाहते हो, 100% क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको इन सब क्वेश्चन के आंसर पता होना चाहिए कि प्लांट के नाम भी याद होना चाहिए। प्लांट के नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप डेली इसको रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न एवरी प्लांट्स। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट क्लास में बचे हुए कुछ फैमिलीज डिस्क्रिप्शन के सिलसिले में। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक, हैप्पी डे।